बच्चों 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चालू कर रहे हैं हम। चैप्टर 3 है आपकी बुक में इंग्लिश की, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, हिज फर्स्ट फ्लाइट नाम है। ठीक है, मतलब ये 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इस एक चैप्टर में 2 भाग हैं। ठीक है, और दोनों कंप्लीट अलग अलग स्टोरीज हैं। मतलब एक स्टोरी का दूसरी स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है, 2 इंडिविजुअल स्टोरीज हैं। ठीक है, तो पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो लिखा है लिएम ओ फ्लैहर्टी ने। ठीक है, लिएम ओ फ्लैहर्टी। ठीक है, अच्छा इस स्टोरी में क्या है? इस स्टोरी में एक सीगुल है। सीगुल क्या होता है? सीगुल एक बर्ड होता है जो सी के बाजू में, मतलब नियर सी हमेशा अपना मतलब नियर सी ही रहता है, हमेशा समुद्र के बाजू में ही पाया जाता है। छोटे से लेग्स होते हैं, बड़े विंग्स होते हैं और उसके व्हाइट और ग्रे फीदर्स होते हैं। ठीक है, तो सीगुल, तो यहाँ हमने एक सीगुल की स्टोरी पढ़नी है हमें। हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब पहली बारी उड़ान का, हिज फर्स्ट फ्लाइट इस टाइटल का मतलब है पहली बारी उड़ान भरना, फर्स्ट टाइम उड़ना। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। हम चैप्टर स्टार्ट ले रहे हैं, चैप्टर 3 जो उसका फर्स्ट पेज है वही। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज, मतलब वो जो यंग सीगुल मतलब सबसे छोटा सीगुल, वो अकेला था अपने लेज पे। लेज क्या होता है? लेज आपकी बुक में बनी भी हुई है, आप देखो आपके पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 इस बुक के मतलब चैप्टर है, इसके बाजू में पेज नंबर 35 लेज बनी हुई है। लेज मतलब देखो चट्टान है, मतलब पहाड़ी है और नीचे समुद्र है। देखो ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है और ये समुद्र है, बना हुआ है। देखो आपको देख के अंदाजा आ जाएगा। लेज का मतलब चट्टान। ठीक है, समुद्र के किनारे में चट्टान। तो वो सीगुल देखो अकेला खड़ा है उस चट्टान पे। उन्होंने पिक्चर बनाई है 35 पेज पे। सीगुल अकेला खड़ा है चट्टान पे। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. उसके 2 भाई और एक बहन एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. उसे डर लग रहा है उनके साथ उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. अब वर्ड्स थोड़े से इसमें वर्ड्स हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, मैं आपको बता रही हूँ हर किसी का मतलब। When he had taken a little run forward, जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, to brink of the ledge. ब्रिंक का मतलब क्या होता है? मतलब एकदम मतलब लेज छोड़ने पे होता है। ब्रिंक मतलब उसकी मतलब बिल्कुल एंड पे होता है। ब्रिंक का मतलब क्या होता है? एंड पे होना। ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप। फ्लैप मतलब अभी वो फड़फड़ाता है अपने पंख। ही बिकेम अफ्रेड, मतलब बोलने का मतलब ये है एक दिन पहले ही उसके भाई बहन उड़ना सीखे थे। 2 भाई और एक बहन उड़ना सीखे थे। अब ये यंग है, इसको भी उड़ना है। ठीक है, पक्षी है, उड़ना पड़ेगा। जैसे बच्चों को चलना पड़ता है तो पक्षियों को उड़ना पड़ता है। तो अब वो मतलब वो घबरा रहा है। वो जो चट्टान है जिसपे खड़ा है उसके एंड पे आता है, ब्रिंक पे आता है और आके रुक जाता है। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. फिर वो नीचे देखता है ना, तो नीचे इतनी बड़ी सी समुद्र दिखता है। एक्सपांस मतलब विशाल समुद्र, बहुत मतलब स्पेशियस समुद्र से दिखता है नीचे। He felt certain that his wings would never support him. उसे ऐसा लगता है कि जो मेरे विंग्स हैं वो मेरा साथ नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. फिर वो अपना मुंह झुकाया। क्यों? उसको शर्म आ रही थी, क्योंकि उसके भाई बहन तो उड़ सकते थे। He bent his head and ran away back to the little hole. वापस कहाँ जाता है? उस छोटे से छेद में चला जाता है। Under the ledge where he slept at night. उस लेज के छोटे से होल में चला जाता है जहाँ वो पूरी रात सोता है। Even when each of his brothers sisters whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. मतलब उसके खुद के भाई बहन थे जो उनके पंख उससे भी छोटे थे और वो लोग मतलब दौड़ के मतलब एकदम स्पीड में चलते हुए और उस ब्रिंक मतलब वो जो चट्टान होती है उसकी एंड पे आके वो फड़फड़ा लेते थे अपने विंग से और फ्लू मीन्स वो उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर मतलब इकट्ठी नहीं कर पाया। करेज मतलब हिम्मत, अपनी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पाया। और वो मतलब वो प्लंज मतलब वो डुबकी नहीं मार पाया। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, मतलब वो बेकरार था कि मैं भी डुबकी मारूं,
पर वो नहीं मार पा रहा था, मतलब उसमें करेज नहीं थी, ठीक है, उसमें हिम्मत ही नहीं आ रही थी अपने भाई बहनों की तरह। सीगुल एक बर्ड होता है जो सी के किनारे ही रहता है, ठीक है, और उसको सी के किनारे ही उड़ता है और वो समुद्र में डुबकी मार के अपना जो उसका जो मतलब उसको भूख लगती है तो वो फिश वगैरह लेके वो ऐसे अपना पेट भरता है। उनका मतलब समुद्र में डुबकी मारनी होती है, एकदम घुस के फिर बाहर निकलना होता है और अपना खाना वो फीड करते हैं। इस फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। अब उसके पेरेंट्स मतलब जो माँ बाप होते हैं उन्हें गुस्सा आता है जब बच्चा सीखता नहीं है, मतलब वो क्या चाह रहे हैं कि उड़े। मदर एंड फादर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, ठीक है, मतलब चिल्लाते चिल्लाते उसके आजू बाजू अपनी जो उनकी बर्ड्स की आवाज है चीखते चीखते आगे आए। upbraiding him, threatening to let him star on his ledge unless he flew away. उसको स्कोल्ड कर रहे थे, एक तरह से डांट रहे थे, जो पक्षियों की भाषा है अपनी भाषा में से डांट रहे थे, जैसे कि उसको धमकी दे रहे थे कि आज हम तुझे भूखा रखेंगे अगर तू उड़ेगा नहीं, ठीक है, मतलब माँ बाप को गुस्सा आ रहा था कि तू उड़ता क्यों नहीं है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। उसको लगा मैं उड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा, नीचे इतना भाई समुद्र विशाल, भाई इतना मैं तो मर जाऊंगा, तो वो नहीं उड़ा। There was 24 hours ago since then nobody had come near him. ये चीज 24 घंटे पहले हुई थी, मतलब जो मैंने अभी बताया कि वो खड़ा था, उसने कोशिश की, उसके भाई बहन उड़ गए, उसके पेरेंट्स गुस्से में थे और गुस्से में उसको बोला हम तुझे खाना ही नहीं देंगे, तो इस बात को 24 घंटे हो गए, मतलब 24 घंटे से वो भूखा है। Since then nobody had come near him, ठीक है, उसके बाद उसकी फैमिली में से कोई भी उसके नजदीक नहीं आया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves, how to dive for fish. मतलब day before, all day long, मतलब एक दिन पहले ही उसके माँ बाप उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे कि किस तरह से उड़ना, किस तरह से डाइव मारना। डाइव मतलब समुद्र के अंदर जाके फिश निकाल के आना। स्किम द वेव्स मतलब ये जो लहरें होती हैं उनके साथ कैसे मतलब कैसे उनके वेव्स के ऊपर कैसे आराम से चलना, लाइटली चलना। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour. उसने अपने बड़े भाई को देखा था उसकी पहली फिश पकड़ते हुए। HERRING, हेरिंग का मतलब एकदम सी फिश होती है, ठीक है, इसका मतलब फिश ही हुआ, छोटी सी पतली सी फिश होती है। एंड डिवोर का मतलब जल्दी जल्दी खाते हुए देखा था, ठीक है, मतलब उसके बड़े भाई ने खुद अपना खाना ढूंढ के खाया था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेसिंग अ प्राउड कैकल, और उसके पेरेंट्स से गोल गोल घूम के जैसे एक तरह से उसको चिढ़ा रहे थे, उसको मतलब जो सीगुल था, यंग सीगुल था, और खुश भी हो रहे थे कि उनका बड़ा बेटा ऐसे खुद अभी खाना लेना सीख गया, और वो जो उनका छोटा बेटा था जो सीगुल था उसके गुस्सा हो रहे थे वो। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. फिर उड़ के कहा सारी फैमिली कहाँ चली गई, वो एक मतलब सीगुल जो उसके मम्मी पापा, दो भाई एक बहन, उड़ के कहाँ चले गए, बड़े प्लेट्यू पे चले गए। प्लेट्यू का मतलब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है हाई फ्लैट लैंड, ठीक है, मतलब चट्टान तो नहीं होता है पर चट्टान से ऊंचा, ठीक है। प्लेट्यू चट्टान मतलब माउंटेन से छोटा होता है पर जमीन से ऊपर। तो प्लेट्यू पे चले गए, सब लोग चलते चलते चले गए मतलब, और ऑपोजिट क्लिफ मिडवे डाउन ऑपोजिट क्लिफ, मतलब सामने की ऑपोजिट क्लिफ की प्लेट्यू पे चले गए, और वहां पे वो उसको जैसे टॉन्टे मार रहे थे, वही जैसे उसकी डरपोक था ना वो कॉवर्डाइज मतलब डरपोक, तो वो डरपोक था, उस पर उसको टॉन्ट मिल रही थी। The sun was now ascending the sky. अब तो सूरज भी चढ़ आया था। Blazing on his ledge that faced the south. और मतलब एकदम ब्राइटली उसके लेज पे चढ़ आया था सूरज। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसने एक दिन से कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसको सूर्य की गर्मी बहुत चुभ रही थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one with other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other and pretended to be falling asleep. अब उसने क्या किया, वो धीरे धीरे लेज के बिल्कुल कोने पे गया, मतलब चट्टान के बिल्कुल कोने में गया, और उसने क्या किया,
एक पाँव पे खड़ा हो गया, फिर दूसरा पाँव छुपा लिया एक पाँव के पीछे दूसरा पाँव, और अपनी आंखें बंद कर ली, फिर दूसरी आंख बंद की। उसको लगा कि मैं गिर रहा हूँ, ओह सॉरी मैं सो रहा हूँ, उसने ऐसे दिखाया कि मैं सो रहा हूँ। पर उसकी फैमिली में से जो सामने वाली चट्टान पे उसकी फैमिली बैठी हुई थी, कोई देख ही नहीं रहा था उसे। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने अपने दो भाइयों को, एक बहन को उस प्लेट्यू पे, जो मतलब माउंटेन से छोटा होता है, प्लेट्यू पे उसने सोते हुए देखा। विद डोजिंग मतलब सोना, सोते हुए देखे। विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, उनके जो हेड्स थे मतलब झुक गए थे सोते हुए, तो वो सोते हुए देखा। His father was preening the feathers on his white back, ठीक है। प्रीनिंग मतलब इसके फादर है ना, मतलब अपने फेदर्स ठीक कर रहे थे, ठीक है। जो उनका सफेद बैग था उसपे उसके फेदर्स ठीक कर रहे थे। Only his mother was looking at him, सिर्फ उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, उसकी मम्मी थोड़ी सी ऊंची खड़ी थी, प्लेट्यू था उसके ऊपर खड़ी थी, और her right breast thrust forward, और उसकी मदर की जो छाती थी थोड़ी आगे की तरफ थी। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब उसकी माँ ने क्या किया? She tore at a piece of fish, मतलब उसने क्या किया, एक फिश का टुकड़ा था उसको तोड़ दिया जो उसके पैर पे पड़ा था, और मतलब रॉक पे पूरा अपना बीक लगा रही थी वो। The side of the food maddened him, मतलब वो अपने बेटे को खाना दिखा रही थी, ठीक है, मतलब ऐसे चीर रही थी, फाड़ रही थी, आवाज कर रही थी कि देखे मेरी तरफ। How he loved to tear food that way, वो भी ऐसे ही खाता है, मतलब वो उसकी माँ वैसा ही कर रही थी जैसे वो खाता था सीगुल खाना। Scraping his beak now and again to wet it, वो मतलब अपनी बीक को शार्प कर रही थी उस पहाड़ी से ताकि वो और उसको चीर फाड़ कर सके फिश को, ठीक है। मतलब खाना उसको 24 घंटे से खाना नहीं दिया था, और सारी फैमिली उसको अकेला छोड़ के चली गई थी सामने वाली पहाड़ी पे। उनको सब दिख रहा था वो क्या कर रहा है, और उसकी मदर माँ कोशिश कर रही थी कि उसको थोड़ा उकसा पाए कि वो कुछ करे, ठीक है। गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, ठीक है। उसने अपनी जो बर्ड की आवाज थी गा गा गा, मतलब उसने एक भीख मांगने वाली आदत से कि भाई मुझे खाना दे दे मम्मी। गाव कॉल आश, फिर उसने भी अपनी जो बर्ड की आवाज थी उसमें जैसे जोर से चिल्लाया, ठीक है। मतलब ऐसे गुस्से से चिल्लाया नहीं, झड़क देते वैसे झड़का उसको जैसे। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, ठीक है, पर वो बुलाता ही रहा मम्मी को। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और फिर वो एकदम खुश हो गया। His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. उसकी माँ ने वो जो फिश का टुकड़ा अपने चोंच में भरा और उसकी तरफ ही आ रही थी। वो खुश हो गया कि मम्मी अभी आ रही है मुझे खाना देने। He leaned out eagerly, अब वो थोड़ा आगे की तरफ झुका क्योंकि खाना लेके आ रही थी। Tapping the rock with his feet, और वहां पे जोर जोर से टैप करने लगा, मतलब ऐसे खुशी के मारे उछलने लगा। Trying to get nearer to her as she flew across, मतलब मम्मी के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा था, जैसे आगे आते जा रही थी वो नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। बट व्हेन शी वाज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish, ठीक है। अब मम्मी ने क्या किया, एकदम जब उसके पास में आके खड़ी हो गई, वो एकदम ब्रिंक पे आ गया था, ठीक है, चट्टान के बिल्कुल एंड पे आ गया था, और उसकी मम्मी फिश का टुकड़ा लेके आई मुंह में, चोंच में, और वो चोंच में जैसे ही टुकड़ा लेके शी हाल्टेड, मतलब उस टाइम रुक गई थोड़ा, और एकदम मतलब अपने आप को रोक लिया उसकी माँ ने। और द पीस ऑलमोस्ट विद इन द, और एकदम उसको वो टुकड़ा उसकी बीक में, मतलब उसकी बीक में आने ही वाला था, और वो हैरान हो गया कि भाई वो और आगे क्यों नहीं है। उसकी मदर वहीं की वहीं रुक गई। एंड देन मैडन बाय हंगर, एकदम नजदीक थी उसकी माँ, ठीक है, मतलब वो बिल्कुल पहाड़ी के एंड पे, उसकी माँ बिल्कुल थोड़ी दूरी पे थी, आगे नहीं आ रही थी। मैडन बाय द हंगर, अब वो भूख से पागल हो गया था, 24 घंटे से उसको कुछ नहीं दिया था खाने। ही डाइव एट द फिश, और उसने क्या किया, झपटा मारा फिश पे, डाइव किया। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, मतलब फिर आखिर वो जोर से चिल्ला के जैसे गिर पड़ा, ऊपर नीचे से गिर रहा था। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम,
फिर जैसे एक मॉन्स्टरस टेरर मतलब एक जो उसको डर था ना, वो डर ने उसको पकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल रुक गया। हार्ट मतलब कहते हैं ना, हार्ट बीट रुक गई। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, पर ये फीलिंग एक ही मिनट की थी। उसका हार्ट रुक गया, उसको लगा मैं एकदम घबरा गया, घबराहट में आ गया। He could hear nothing. The next moment he felt his wings spread outwards. और दूसरे ही मिनट उसने अपने पंख फैला लिए। ठीक है, डर में उसने पंख फैला दिए अपने। The wind rushed against his breast feathers. और जो उसकी विंड थी वो उसके फेदर की तरफ आ रही थी। एंड अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंड्स, तो मतलब विंड चल रही थी। He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब उसको फील हो रहा था कि मेरे विंग्स अब उड़ रही हैं, मतलब एयर को भी काट रही हैं। He was not falling headlong now. ठीक है, अब वो गिर नहीं रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. वो एकदम मतलब सोर करना क्या होता है, सोर करने का मतलब होता है उड़ रहा था। ठीक है, सोरिंग मतलब उड़ रहा था, मतलब नीचे ऊपर उड़ रहा था। सोर का मतलब उड़ना। He was no longer afraid. अब कोई डर नहीं था। He just felt a bit dizzy. Dizzy का मतलब uncomfortable, थोड़ा uncomfortable था, पर अब वो उड़ रहा था। Then he flapped his wings once and he soared upwards. ठीक है, फिर से उसने पंख फैलाया और ऊपर की तरफ उड़ चला। गा 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 गो कोला, ये सारे मतलब ये जो बर्ड है सीगुल, ये इसकी आवाज है। His mother swooped past him. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. ठीक है, उसकी मदर उसके पीछे पीछे जा रही थी और he saw her wings making a loud noise. ठीक है, मतलब और मतलब जो उसके विंग्स थे अब आवाज कर रहे थे, इतनी जोर जोर से फड़फड़ा रहा था वो। He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. उसकी माँ ने चिल्लाया, उसने चिल्लाया, फिर उसके फादर आए, वो भी चिल्लाते चिल्लाते। स्क्रीम मतलब खुशी से वो चीख रहे थे मतलब। He saw his two brothers, his sister flying around him, curveting, banking, soaring, diving. उसके दोनों भाई और एक बहन उसके आजू बाजू फ्लाई कर रहे थे। कैसे? ऐसे फुदक फुदक के। कर्वेटिंग का मतलब हॉर्स की तरह फुदक फुदक के। बैंकिंग का मतलब एक मतलब पंख, एक पंख ऊपर एक नीचे वैसा। एंड सोरिंग मतलब फिर से ऊंचा उड़ना। एंड डाइविंग, ऊंचा उड़ रहे थे नीचे। उसके भाई बहन एकदम आजू बाजू उसके ऐसे इस तरह से फ्लाई कर रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. वो तो भूल ही गया कि मैं तो उड़ ही नहीं सकता था। Commanded himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब उसने सोचा कमांड, अब उसने सोचा कि मैं नीचे जाऊं, डाइव करूं, फिर सोर करूं, फिर उड़ूं, फिर मैं मतलब कर्व मारूं। उसने कहा मैं सारे जो भी उड़ने के पैंतरे सारे आजमा लूं। ठीक है, श्रीकिंग श्रीली मतलब चिल्लाते हुए वो कर रहा था ये सब। He was near the sea now. अब एकदम वो सी के मतलब सी में ही सी को खाना कैसे खाते हैं, सी को चीरते हुए अंदर जाते, अब वो सी के करीब था। Flying straight over it. अब वो सी के ऊपर ही उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, he saw vast green sea beneath him. उसने देखा मेरे नीचे कितना विशाल समुद्र है। यहाँ पे इन्होंने ग्रीन लिखा है, ग्रीन सी। ठीक है, ग्रीन सी beneath him with little ridges. उसने देखा कि लकीरें हैं, रिजेस मतलब लकीरें हैं समुद्र के ऊपर, वेव्स मतलब। मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूज्डली। ठीक है, इसने फिर क्या किया, काउड मतलब फिर से उसकी आवाज थी ना, CAWED मतलब उसकी आवाज। फिर से उसने अपनी बीक ऐसे करी, मतलब अब वो कोशिश कर रहा था खाना ढूंढने की। ठीक है, हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड इन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। अब वो सारे उसके जो भाई बहन और उसकी मम्मी पापा थे वो भी उधर आ गए थे। दे वर बैकोनिंग टू हिम कॉलिंग, वो लोग उसको इशारे से अपने पास बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड, बैकोनिंग मतलब इशारे से अपने नजदीक बुलाना। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। उसने क्या किया, उसने अपने लेग को खड़ा कोशिश किया वो सी में खड़ा रहे। हिज लेग सैंक इनटू इट, पर वो डूबे जा रहा था सी में। He screamed with fright. वो अब डर रहा था क्योंकि उस सी पे कोशिश कर रहा था खड़ा रहूं, पर वो नीचे गिरे जा रहा था। Attempted to rise again, flapping his wing. फिर वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। But he was tired, weak with hunger and he could not rise. पर वो सी में गिर रहा था, फिर ऊपर कोशिश कर रहा था, सी में गिर रहा था और ऐसे में वो थक गया, फुल थक गया, एग्जॉस्ट हो गया।
ठीक है। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, मतलब एक एक्सरसाइज हो गई इसके लिए, सी में अंदर जाने की कोशिश करे, बाहर आए, ठीक है। मतलब अभी भी उसे वो शिकार करना नहीं आ रहा था, पर अभी उसका डर चला गया। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. अब वो सी में अब डूब भी नहीं रहा था, मतलब अब वो सीख गया सी में तैरना भी, मतलब जो सी में उड़ना वो सीख गया। He was floating on it, और अब वो तैर रहा था सी में। And around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scraps of dog fish. अब सारी फैमिली खुश थी, सारी फैमिली मतलब चिल्ला रही थी, उसको प्रेस कर रही थी, और उनकी जो बीक्स थी, सबके बीक्स में डॉग फिश के टुकड़े थे, ठीक है। एक तरह की फिश है, उसके टुकड़े थे, ये मतलब उसको खाना ऑफर कर रही थी सारी फैमिली, ठीक है। उसको एक दिन खाना नहीं दिया था, अब सीख गया, अब सारी फैमिली खाना ऑफर कर रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, आखिर उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। इसमें सिर्फ इतना दिखाया गया है कि भाई माँ बाप किस हद तक जा सकते हैं बच्चे को समझाने के लिए, ठीक है। माँ बाप कभी आपके साथ अगर कठिन होते हैं, माँ बाप अगर आपके साथ स्ट्रिक्ट होते हैं तो आपके भले के लिए होते हैं। यहाँ अगर इसकी माँ बाप इसका खाना नहीं बंद करते एक दिन, तो शायद उसमें वो करेज नहीं आती, ठीक है, वो उसमें हिम्मत नहीं आती कि वो अपना डर भूल के उड़ पाए, ठीक है। वरना तो कभी उड़ ही नहीं पाता, वो वहीं उसी चट्टान पे रह जाता, ठीक है। तो वो उड़ पाया, ठीक है। तो इसमें ऐसी एक बात दिखाई गई है कि एक माँ बाप का जो रोल है वो मतलब माँ बाप हमारे भले में ही होते हैं, और दूसरे एक बात दिखाई गई कि हमें अपने डर से जीतना है, ठीक है। जो हमारा डर है, ठीक है, हमारा डर हमारे अंदर ही होता है और हम कर सकते हैं, ठीक है, हम हर चीज कर सकते हैं, पर वो डर सिर्फ निकालना है, हमें उड़ना है। हम पहले ही वो देख के घबरा जाएंगे, स्थिति देख के, परिस्थिति देख के आप पहले ही घबरा जाओगे। आप घुसो तो सही उस परिस्थिति में, जाओ तो सही। आप एग्जाम देने से डरते हो, अरे आप आओ तो सही एग्जाम देने, आप एग्जाम देने आओ, आप बैठोगे तो आपका डर जाएगा ना, आप सोच सोच के क्यों डर रहे हो, ठीक है। तो इस स्टोरी में यही था, ये मतलब बर्ड की स्टोरी से, सीगुल की स्टोरी से दो चीजें क्लियर हुई। माँ बाप हमेशा हमारे लिए हम अच्छा ही सोचते हैं, और दूसरा हमें हमारी जो करेज है उससे हमें बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। हमारी नेक्स्ट स्टोरी भी फ्लाइट के ऊपर ही है, उड़ने के ऊपर ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। ये किसने लिखी है? हमारी नेक्स्ट स्टोरी फ्रेडरिक फोर्सिथ ने लिखी है, फ्रेडरिक फोर्सिथ। फ्रेडरिक फोर्सिथ ही इस स्टोरी का नरेटर है, द ब्लैक एरोप्लेन का। पेज नंबर 37 पे जो आपकी स्टोरी 2 है, ठीक है, उसका पहली स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है। देखो तो ये जो ब्लैक फोर्सिथ है, सॉरी फ्रेडरिक फोर्सिथ है, ये नरेटर है इसी स्टोरी का, उसी ने ये सारी स्टोरी लिखी है। और ये जो नरेटर है, मतलब जिसने ये स्टोरी लिखी है, वो एक्चुअली में जेट फाइटर पायलट था, और उसने RAF ज्वाइन किया हुआ था। RAF मतलब रॉयल एयरफोर्स, मतलब इंग्लैंड की वायुसेना उसने ज्वाइन की हुई थी, ठीक है। जैसे हमारे इंडियन एयरफोर्स होता है, वैसे रॉयल एयरफोर्स इंग्लैंड का था। वो इंग्लैंड का जेट फाइटर पायलट था, वो पायलट था और जेट फाइटर प्लेन्स उड़ाता था, ठीक है। तो ये वही स्टोरी लिख रहा है। ये मतलब क्या है, ये छुट्टियों के लिए अपने घर इंग्लैंड आ रहा है वापस, ठीक है। फ्रांस से इंग्लैंड आ रहा है, तो फ्रांस से इंग्लैंड जब जाता है तो उसको पेरिस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। फ्रांस आपको पता है बड़ी कंट्री है, उसमें पेरिस भी है। तो पेरिस से गुजरता हुआ अपने इंग्लैंड में जा रहा है। उसने सोचा आज तो मैं नाश्ता अपने घर इंग्लैंड में ही करूंगा, ठीक है। उड़ता हुआ वो जा रहा है, ठीक है। तो उसको मतलब नाश्ता अपनी फैमिली के साथ करना है सुबह का। अच्छा, अब स्टोरी कैसे चालू हो रही है? द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, ठीक है, बिहाइंड मी। इसका मतलब भाई मून आ गया, मतलब रात का टाइम है इसका मतलब। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, ठीक है। मतलब मून, उसके पीछे मून था, स्टार्स शाइन कर रहे थे, और एक भी क्लाउड नहीं था पूरे स्काई में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड। कह रहा था मुझे अच्छा लग रहा था कि भाई मैं पूरे वो जो छोटा टाउन था, कंट्री साइड था, या जो जगह थी, उसमें मैं अकेला ही था, मतलब वो पूरे आकाश में वो अकेला उसका ही प्लेन था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England, ठीक है। मैं फ्रांस से उड़ के मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा था,
और मैं मेरा डकोटा एयरप्लेन उड़ा रहा था। डकोटा एक मतलब मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का नाम है, मतलब वो प्लेन का नाम है, जो मिलिट्री का प्लेन था उसका नाम डकोटा था, और वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा था फ्रांस से होते हुए। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। मैं मेरी हॉलीडे के बारे में सोच रहा था और मेरी फैमिली से वापस मुझे मिलना था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning, ठीक है, मतलब 1:30 बजे थे रात के, उसने वॉच में देखा रात के 1:30 बजे थी। I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the, I saw the lights of a big city in front. I switched on the radio. Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. अब उसने पेरिस कंट्रोल में बात की, मतलब उसका प्लेन पेरिस से उड़ा था। सॉरी, मैंने पहले उल्टा बोल दिया था। पेरिस से प्लेन उड़ा था और फ्रांस से ऊपर उड़ा था, ठीक है। पेरिस है, पेरिस से प्लेन उड़ा था और उसने पेरिस कंट्रोल में, मतलब जहां से उसका प्लेन उड़ा था वहां फोन किया पेरिस कंट्रोल में। आई थॉट एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स, मतलब उसने थोड़ा नीचे देखा तो उसे लाइट्स दिखी, मतलब आगे बहुत सारी लाइट्स दिखी सिटी की, और उसने रेडियो चालू किया और बोला पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088, ठीक है, ये इसके प्लेन की जो पूरा प्लेन का नाम था, डकोटा DS-088 हियर। कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। ओवर। वो कह रहा है मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पे हूँ, ठीक है। पेरिस कंट्रोल में फोन किया था और फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था, ठीक है। द वॉइस ऑफ फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और रेडियो से सामने से आवाज आई DS-088 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 degrees west नाउ DS-088 ओवर। मतलब इसने कंट्रोल रूम में फोन किया था कि मैं इंग्लैंड पहुंचने वाला हूँ, भाई इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। तो उसने ना उनसे सिग्नल मांगा था कि मुझे किस तरह से मुड़ना है, ठीक है। आकाश की ऊंचाई में उसने उनसे सिग्नल मांगा, तो उन्होंने कहा DS-088 हम सुन सकते हैं आपको, अब आपको 12 degrees वेस्ट की तरफ जाना है। DS-088 ओवर, मतलब उसको सामने से कंट्रोल रूम से आवाज आई कि 12 degrees वेस्ट की तरफ जाओ। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England। अब उसने क्या किया, मैप देखा, कंपास देखा, कंपास मतलब डायरेक्शन के लिए डिवाइस होती है प्लेन में। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, फिर उसने उसका जो सेकेंड और लास्ट फ्यूल टैंक था उसको चालू किया। एंड टर्न्ड द डकोटा 12 degrees वेस्ट, और उसने अपना प्लेन 12 डिग्री वेस्ट के लिए मुड़ा दिया, उसको इंग्लैंड जाना था। I will be in time for breakfast, I thought, a good big English breakfast. Everything was going well, it was an easy flight. उसको रात के 1:30 बजी थी, उसको लगा अब तो मैं आराम से इंग्लैंड पहुंच ही जाऊंगा, सुबह का ब्रेकफास्ट मैं वहीं करूंगा, बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मतलब जो इंग्लिश ब्रेकफास्ट होता है, और सब अच्छा चल रहा था। उसकी फ्लाइट भी बहुत इजी, मतलब एकदम आराम से जा रहा था वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds, storm clouds. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. मतलब वो पेरिस से निकला था, तो पेरिस से वो 150 किलोमीटर्स आ गया था आगे, और उसको क्लाउड्स दिखे। अब उसको तूफानी क्लाउड्स दिखे, मतलब उसको अपने आगे तूफानी क्लाउड्स दिखे। दे वर ह्यूज, बड़े बड़े क्लाउड्स थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, उसको पहाड़ की तरफ दिख रहे थे, ठीक है, पहाड़ की तरह दिख रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, उसके आगे काले बादल थे स्काई में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, उसको पता था इन काले बादलों के ऊपर मैं नहीं जा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, ना मेरे पास इतना ज्यादा फ्यूल है कि इनके आजू बाजू उड़ूं, ठीक है, ना मैं उनके ऊपर उड़ सकता हूँ, ना आजू बाजू नॉर्थ साउथ उड़ सकता हूँ। आई ओट टू गो बैक टू पेरिस, ये काले तूफानी बादल हैं, ना इनके ऊपर से जाया सकता है, ना इनको चीर के जाया सकता है, आगे जाया जा सकता है, तो बेटर है मैं वापस पेरिस की तरफ मुड़ जाऊं। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे घर पहुंचना था और घर पहुंच के वो ब्रेकफास्ट करना था। I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैंने कहा मैं ये रिस्क लूंगा
और मैंने ये सोचा और मैंने अपना जो पुराना डकोटा प्लेन था वो मैंने एकदम उस आंधी को चीरते हुए उड़ाया। Inside the clouds everything was suddenly black. उन क्लाउड्स के अंदर सब कुछ काला काला था। It was impossible to see anything outside the aeroplane. उस एरोप्लेन के बाहर कुछ दिख पाना बिल्कुल मुश्किल था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. ऐसा लग रहा था कि वो पुराना प्लेन जो मेरा डकोटा प्लेन था वो जंप मार रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। एयर से मतलब लड़ नहीं पा रहा है मेरा एरोप्लेन। I looked at the compass. उसने कंपास की तरफ देखा डायरेक्शन के लिए। I couldn't believe. मैं बिलीव नहीं कर सकता था। My eyes, the compass was turning round and round and round. मतलब कंपास कोई दिशा ही नहीं दिखा रहा था, सिर्फ गोल गोल मुड़े जा रहा था। It was dead. मतलब कंपास काम नहीं कर रहा था। कंपास वो पॉइंटर होता है जिससे दिशा पता लगती है, पर वो काम ही नहीं कर रहा था। It would not work. मतलब काम ही नहीं कर रहा था। The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. सब इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो गए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेन के अंदर काम नहीं कर रहा था। फिर उसने रेडियो पे ट्राई किया, ठीक है, रेडियो पे कंट्रोल रूम पे ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? मतलब पेरिस कंट्रोल रूम में उसने अपने रेडियो से आवाज लगाई कि कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर। मतलब पेरिस कंट्रोल रूम से कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। I was lost in the storm. मैं पूरी तरह से आंधी में ही गुम हो गया था। Then in the black clouds quite near me I saw another aeroplane. वो काले काले बादलों के बीच में बिल्कुल मेरे नजदीक एक और एरोप्लेन आया। It had no I saw another aeroplane. It had no light on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turned towards me. उसने कहा उस प्लेन की जो विंग्स हैं उस पे लाइट नहीं थी, पर मुझे वो प्लेन दिख रहा था, बिल्कुल मेरे साथ था, और उसके अंदर जो पायलट उसको उड़ा रहा था उसने मेरी तरफ देखा। I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. उसने कहा मुझे खुशी हुई कि कोई और तो है इस आकाश में मेरे अलावा। ऐसे खुशी होती है ना जब अकेले हम कहीं फंसते हैं और कोई दिख जाता है, तो उसने कहा मुझे खुशी हुई कोई और भी है इस आकाश में। और उसने सामने वाले ने अपना हाथ हिलाया उसको। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। और उसने बोला मेरे पीछे पीछे आओ, फॉलो मी। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी। उसने कहा उसे पता है, सामने वाले को पता है कि मैं गुम हो गया हूँ और वो कोशिश कर रहा था मुझे मदद करने की। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने क्या किया, अपना एरोप्लेन थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ घुमाया उसके डकोटा के आगे, तो ताकि वो मतलब उसको अच्छे से फॉलो कर पाए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. वो खुश था कि भाई मैं एक एरोप्लेन के पीछे जा रहा हूँ। एक अजीब सा एरोप्लेन था, एक जो आज्ञाकारी बच्चा होता है उसकी तरह मैं पीछे पीछे जा रहा था उस एरोप्लेन के। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे तक वो उस प्लेन के पीछे पीछे ही था, मतलब वो प्लेन हटा नहीं, उन काले बादलों में वो प्लेन का बस पीछे पीछे ही जा रहा था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. उसका जो डकोटा प्लेन था उसमें अब सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही फ्यूल बचा था। प्लेन से 5 से 10 मिनट और ही उड़ सकता था। I was starting to feel frightened again. वो फिर से घबरा गया। But then he started to go down and I followed through the storm. अब वो जो प्लेन है, ब्लैक एरोप्लेन है जिसका हमारा नरेटर फॉलो कर रहा है, अब वो एरोप्लेन नीचे की तरफ जाने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. अब मैं बादलों से निकल आया था और 2 लंबी स्ट्रेट लाइंस दिखी मुझे लाइट की। इट वॉज अ रनवे, ठीक है, वो रनवे की तरफ आ गया था। रनवे आपको पता है ना, एरोप्लेन लैंड करता है उसे रनवे कहते हैं। एंड एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट पे आ गया था वो। इट वॉज सेफ, आई वॉज सेफ, वो सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। वो पीछे मुड़ा उस दोस्त को देखने जिसने उसे ब्लैक एरोप्लेन में था, जिसने उसको सेफ पहुंचाया।
बट द स्काई वॉज एम्प्टी, कुछ भी नहीं था स्काई में, उस वहां कुछ था ही नहीं. देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. कुछ था ही नहीं, सब खाली था, वो काला एरोप्लेन चला गया था और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. मतलब वो मतलब लैंड कर गया था वो, और वो कंट्रोल टावर के बाजू में जा रहा, मतलब कंट्रोल टावर की तरफ क्या. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. तो कंट्रोल रूम में से औरत दिखी और उसने कहा कि भाई मैं कहाँ आया हूँ. उसे पता नहीं था वो कहाँ उसकी लैंडिंग करा के गया था. उसने उस औरत से पूछा जो कंट्रोल रूम में बैठी हुई थी कि भाई मैं कहाँ आया हूँ, और वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मुझे आंधियों से लाया, यहाँ सेफ पहुँचाया, मुझे उसको थैंक यू बोलना है. She looked at me very strangely. उसने मुझे बहुत ही एक स्ट्रेंज नजरों से देखा, एकदम हैरानी से देखा. And then laughed, और फिर हंस पड़ी. Another aeroplane up there in the storm. उसने कहा दूसरा एरोप्लेन. कौन सा दूसरा एरोप्लेन? इस आंधी में दूसरा एरोप्लेन? No other aeroplanes were flying tonight. कोई और एरोप्लेन आज उड़ ही नहीं रहा था. आज की रात सिर्फ आपका ही था. Yours was the only one I could see on the radar. रडार मतलब जो उनका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो देख पाते हैं एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है. कह रही थी मुझे रडार पे सिर्फ तुम्हारे अकेले का ही एरोप्लेन दिखा. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो और विदाउट एनी फ्यूल, मोर फ्यूल इन माई टैंक्स. तो उसने उससे पूछा कि किसने मुझे यहाँ सुरक्षित पहुंचाया, इस कंट्रोल रूम, इस एयरपोर्ट पे किसने मुझे सुरक्षित पहुंचाया बिना कंपास के, मतलब बिना डायरेक्शन, बिना रेडियो के, बिना फ्यूल के. उसके टैंक में फ्यूल भी नहीं बचा था. Who was the pilot on the strange black aeroplane? कौन उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में था? वो अजीब से ब्लैक एरोप्लेन में था कौन? Flying in the storm, उस आंधी में कौन? उस आंधी में उड़ रहा था वो एरोप्लेन. Without lights, उस एरोप्लेन पे लाइट भी नहीं थी, तो वो एरोप्लेन था किसका? ठीक है, तो मतलब एक मिस्ट्री रह गई ये लाइफ, मतलब जो राइटर था, नरेटर था, उसकी लाइफ में एक मिस्ट्री रह गई कि था कौन वो ब्लैक एरोप्लेन पे. इससे आप क्या सीख लेते हो? तो इससे भी देखो आप ऐसे एटलीस्ट इतना सीखो कि भाई आप कोशिश करो. ठीक है, उसने देखो उसने एक बात ठानी कि भाई मुझे इंग्लैंड पहुंचना है. तूफान आया, अब वो मतलब उसने ठाना कि मुझे इंग्लैंड पहुंचना ही है. वो कूद गया, मतलब जो भी सिचुएशन थी, स्टॉर्म वाली सिचुएशन थी, चला गया और कहीं से उसको हेल्प आई. ठीक है, मतलब ऐसा ही हमारे साथ भी होता है. हम कई बार सिचुएशन से डरते हैं, हम सिचुएशन फेस ही नहीं करते, हम सिचुएशन को फेस करना नहीं चाहते हैं. एग्जाम्स हो, छोटी मोटी टेस्टें हो, आपके पेरेंट्स हो, हम फेस नहीं करना चाहते हैं, पर हमें फेस करना चाहिए. हमें उस सिचुएशन में कूदना चाहिए. जैसे ये राइटर कूदा, उस सिचुएशन में वो कूदा और अल्टीमेटली उसको एक हेल्प मिली. ठीक है, आपके लिए हेल्प है, मतलब आपके लिए सारे रास्ते हैं, खाली आपको वो स्टार्ट लेना है. आप जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, आप चीज का स्टार्ट नहीं लोगे, आप हिम्मत नहीं करोगे, वो चीज में आप अंदर जाने की हिम्मत नहीं करोगे, वो चीज करने की हिम्मत नहीं करोगे, तो कौन हेल्प करेगा? हेल्प है आपके लिए, नेचर ने, ऑलमाइटी ने आपके लिए हेल्प रखी है, पर जब तक आप हिम्मत नहीं करोगे तब तक कोई हेल्प नहीं करेगा आपको. यहाँ इस राइटर ने हिम्मत की. ठीक है, कौन सा राइटर था? फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने हिम्मत की. उसने हिम्मत की, हिम्मत से उसने मतलब हिम्मत की तो सामने एक ब्लैक एरोप्लेन उसको हेल्प के लिए आया. ठीक है, वो हिम्मत नहीं करता, उसे कोई हेल्प नहीं मिलती. ठीक है, तो आप एक वो भी एक उसका गुड लक बोल लो, मतलब एक गुड लक भी होता है कभी हमारा, कभी हमारी खुद की करेज भी होती है. ठीक है, यहाँ इसकी खुद की हिम्मत थी जिससे उसको हेल्प भी मिल गई. ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों फ्लाइट की स्टोरी पढ़ी. उसमें एक सीगुल ने ट्राई किया, इसमें एक पायलट ने ट्राई किया. ठीक है, अच्छा इसके देखें यहाँ पे सीगुल में आपके क्वेश्चंस सीगुल में आपके क्वेश्चंस पेज 36 पे हैं, 5 क्वेश्चंस हैं. इसके बाद ब्लैक एरोप्लेन के आपके क्वेश्चंस हैं
पेज नंबर 40 पे 5 क्वेश्चंस हैं। तो मेरे को जितने क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लगेंगे, मतलब सही लगेंगे, इंपॉर्टेंट लगेंगे, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं ग्रुप में डाल दूंगी और आपको वो अच्छे से लिखने समझ के। और जो एक्सरसाइज है, मैं एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करनी है, ठीक है। आप जो एक्सरसाइज है वो आपकी टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करना। खाली जितने क्वेश्चन आंसर्स मैं डालूंगी वही आप मेरे को सिर्फ लिख के भेजना, ठीक है। तो आप ये दोनों चैप्टर्स अच्छे से रीड कर लेना। मेरे ख्याल से मैंने एक एक वर्ड मीनिंग अच्छे से बताया है, ठीक है। चलें बच्चों, 2-3 छोटे से क्वेश्चंस हैं, वो मैं थोड़े से आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, आप लिख लेना। पहला क्वेश्चन है, Why did young seagull feel very miserable on the ledge? ठीक है, 2 मार्क्स में आते हैं ना क्वेश्चंस, आप में 2 मार्क्स के आते हैं। वैसा सीगुल को मिजरेबल क्यों फील हो रहा था लेज पे? तो आंसर है, द यंग सीगुल फेल्ट वेरी मिजरेबल ऑन द लेज एज ही वॉज अलोन एंड हिज फैमिली हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। क्योंकि वो बिल्कुल अकेला था, उसकी सारी फैमिली उड़ गई थी। ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री एंड हैड नथिंग टू ईट। ठीक है, उसे बहुत भूख लग रही थी और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। हिज कंडीशन वॉज वर्सनिंग। ठीक है, उसकी हालत खराब हो रही थी। बिकॉज ही कुड नॉट इवन डाइव फॉर फिश। वो फिश के लिए डाइव भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे आता ही नहीं था। तो इसलिए उसे मिजरेबल क्यों लग रहा था? The young seagull felt very miserable on the ledge as he was alone and his family had already flown away. He was feeling very hungry and had nothing to eat. His condition was worsening because he could not even dive for fish. दूसरा क्वेश्चन है, when did the seagull get over his fear of flying over the sea? सीगुल का जो फियर था, जो डर था, जो उसका डर था, वो कैसे चला गया? आंसर, द सीगुल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग ओवर द सी बिकॉज ही थॉट दैट ही वुड ड्राउन। वो डर क्यों रहा था? उसे लग रहा था वो डूब जाएगा। हिज फैमिली डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन। उसकी फैमिली ने सोचा इसको सबक सिखाएं। दे लेफ्ट हिम अनअटेंडेड। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। द मदर टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट नाउ एंड देन इन हिज फ्रंट। जो माँ थी जबरदस्ती उसके सामने फिश का टुकड़ा तोड़ रही थी घड़ी घड़ी। वो भूखा था और उसको उकसा रही थी। सिंस द सीगुल वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखा था, he was compelled to attempt his first flight। मतलब वो फोर्सफुल हो गया अपनी फर्स्ट फ्लाइट भरने, मतलब इतना ज्यादा भूखा था। इन ऑर्डर टू गेट फूड, खाने के लिए उसको अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेनी ही पड़ी। ही वॉज सक्सेसफुल, आखिर वो सक्सेसफुल रहा। दिस इज व्हेन ही गॉट ओवर हिज फियर फ्लाइंग ओवर द सी। इसी तरह से उसका जो डर था सी के ऊपर से उड़ने का, वो चला गया। Why did the woman in control room get shocked? वो औरत क्यों हैरान हो गई कंट्रोल रूम वाली? When the writer asked about another aeroplane, जब राइटर ने उसे दूसरे प्लेन के बारे में पूछा तो वो शॉक क्यों हो गई? आंसर, the woman in the control room was shocked when the writer asked about another aeroplane। जब राइटर ने दूसरे एरोप्लेन के बारे में पूछा तो वो शॉक्ड हो गई। Because there was no such plane flying in the sky that night as she saw on the radar। उसको उस रात कोई दूसरा प्लेन उड़ा ही नहीं था। उसने अपनी रडार, जो उनकी जो एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें उसने देखा था रडार पे कि कोई ऐसा एरोप्लेन था ही नहीं उस रात, और इसलिए वो शॉक्ड हो गई। ठीक है। Why did the writer follow the pilot of another aeroplane? राइटर ने दूसरे एरोप्लेन के जो पायलट था उसको क्यों फॉलो किया? ये चारों 2 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, 2 मार्क्स में आते हैं। तो राइटर ने क्यों फॉलो किया दूसरे एरोप्लेन को?
तो द राइटर फॉलोड अनदर एरोप्लेन बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे इन द स्टॉर्म, क्योंकि आंधी में उसे अपना रास्ता खो गया था। एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, कुछ भी दिख नहीं रहा था। द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन वॉज हेल्पिंग हिम, जो दूसरे एरोप्लेन का जो पायलट था उसे हेल्प कर रहा था। टू गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म, उस स्टॉर्म से निकलने में उसे मदद कर रहा था। एंड लैंड सेफली, ठीक है, एक सेफ लैंडिंग में उसकी मदद कर रहा था, इसलिए उसे फॉलो कर रहा था। मैं फिर से आंसर बोल देती हूँ। द राइटर फॉलोड अनदर एरोप्लेन बिकॉज he had lost the way in the storm and was unable to see anything. The pilot of another aeroplane was helping him to get out of the storm and land safely. ठीक है, तो इस तरह से ये आज आपका चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पूरा हो रहा है। मैं आपको ग्रुप में फोटोज डाल दूंगी, वो आप लिख के भेजना। एक्सरसाइज है वो टेक्स्ट बुक में ही खत्म करना, क्वेश्चन आंसर सिर्फ लिख के भेजना, ठीक है। और ये 4 भी लिखने हैं आपको, मैंने आंसर्स डिक्टेट किए थे, ठीक है। चलें, थैंक यू।